हेलो एवरीबॉडी। मैं जयपुर से एक होम्योपैथिक डॉक्टर JS रंधावा। आज के वीडियो के अंदर हम लोग मेनिंजाइटिस क्या है, उसके क्या कारण हैं, उसकी होम्योपैथिक उपचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे शरीर के मेन ऑर्गन्स के अंदर दूसरे ऑर्गन्स के साथ में रगड़ ना खाए, उसको बचाने के लिए हर ऑर्गन के ऊपर एक पर्दा होता है। शरीर के सभी यंत्रों के आवरण को, इस पर्दे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर ये लंग्स के ऊपर है ये, तो इसे प्लूरा कहते हैं। हार्ट के ऊपर है पेरिकार्डियम। इंटेस्टाइन आंतों के ऊपर है तो इसे पेरिटोनियम। और इसी तरह से अगर माथे के खोल या मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण है या पर्दा है, उसको हम मस्तिष्क की झिल्ली या मेनिंजिस कहते हैं। इसी मेनिंजिस का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। मस्तिष्क के इरिटेशन को ही मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस दो तरह से होता है, सिंपल मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। सिंपल मेनिंजाइटिस के अंदर ये पैची मेनिंजाइटिस होता है। ये एक्सटर्नल इंटरनल हेमोरेज या लेप्टोमेनिंजाइटिस के रूप में। साधारणतः जब मस्तिष्क पर चोट लग जाती है, मस्तिष्क की हड्डी टूट सकती है या टूटने के बाद में ये माथे की खोल या खोपड़ी की जो हड्डी है उसमें कोई जख्म हो जाए, सिफिलिटिक कैरीज हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए, जिसे अस्थिनाश कहते हैं, हड्डी सड़ जाए, कान की हड्डी में जख्म हो, मुंह में या माथे का कोई इन्फ्लामेशन हो, स्कारलेट फीवर हो, टाइफाइड हो के बाद में, चेचक के बाद में, निमोनिया के बाद में, ब्रोंकोनिमोनिया के बाद में, अल्सरेटिव एंडोकार्डाइटिस के बाद में, नया वात हो या पुराना हो, कोई पुरानी दवा, कोई पुराना दबा हुआ चर्म रोग हो, सर्दी या गर्मी लग गई हो, लू लग गई हो, या बहुत ज़्यादा मानसिक कारण से भी, एंजाइटी डिप्रेशन के कारण भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, जिसे एक्यूज हाइड्रोसेफलिस या बैसिलरी मेनिंजाइटिस कहते हैं, इसमें मस्तिष्क के जो झिल्ली होती है उसमें इन्फ्लामेशन जो होता है उसमें ट्यूबरकुलर के कारण होता है। ये ट्यूबरकुलर डिपॉजिट्स, जिसे गुटिका के रूप में कह सकते हैं, कि मस्तिष्क की जड़ में या फिर क्रम से मस्तिष्क के ऊपर या मस्तिष्क के चारों तरफ फैल जाए, तो ये जो ट्यूबरकुलर है उनके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाए उसके कारण ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाता है। सिंपल मेनिंजाइटिस की जो अवस्था है, उनके भेद और लक्षण मैं बताऊंगा अब आपको। जब पहली अवस्था होती है तो पहले जाड़ा लगता है, कभी कभी जाड़ा नहीं भी लगता है, बुखार आता है, बच्चों में ये होता है, तो अकड़न हो सकती है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इतना दर्द होता है कि रोगी चिल्ला चिल्ला कर रोता है, रोशनी को सहन नहीं कर सकता, थोड़ी सी आवाज़ को भी वो सहन नहीं कर सकता। बुखार इसके अंदर 103-104 डिग्री तक होता है। इसमें नाड़ी तेज होती है, कड़ी होती है, हार्ड होती है। इसमें आंखें लाल, प्रलाप में वो बकता है। टाइफाइड की बीमारी की तरह के विकार इसमें भी हो सकते हैं। बेचैनी है, मुंह की पेशियों का कांपना हो जाता है, आंखों की पुतलियों में चक्कर आता है, गर्दन की मांसपेशियां हैं उनके अंदर खिंचाव आएगा, गर्दन कड़ी हो जाती है, हाथ पैर कांपते हैं, पलकें गिर जाती हैं, जिसे टोसिस कहते हैं, आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं,
यहाँ फैल जाती हैं। यहाँ दो पुतलियाँ एक प्रकार की नहीं रहती, दोनों का आकार में फर्क रहता है। जीभ मैली हो सकती है, उल्टी की या वॉमिटिंग वाली परिस्थिति, वॉमिटिंग भी हो सकती है, कब्ज हो सकती है। ये लक्षण रोगी की पहली अवस्था के अंदर होते हैं, जो 1 से लेके 13-14 दिन तक रह सकता है। दूसरी अवस्था, ऊपर जो अवस्था बताई गई है उसके अंदर जब डेलीरियम स्टार्ट हो जाता है, प्रलाप जब थोड़ा घटना शुरू हो जाता है, डेलीरियम इसमें थोड़ा घटना शुरू होता है, तो क्रमशः रोगी का जो ज्ञान लोप है वो हो जाता है। नाड़ी की गति असमान होती है, धीरे होती है, इंटरमिटेंट होती है, आंखों की पुतली डायलेटेड रहती है, आंखें टोसिस हो जाती हैं, दांत में कड़ा कड़मड़ाता है, वो बिस्तर को नोचता है, सांस सांस लेने में और छोड़ने में उसको दिक्कत होती है, धीमी हो जाती है सांस की गति, और बहुत ज़्यादा तकलीफ से वो सांस छोड़ता है। सिंपल मेनिंजाइटिस की जो तीसरी अवस्था है, ऊपर बताई गई अवस्था जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद में रोगी एकदम बेहोशी में, कोमा में चला जाता है। आंखों की पतलियां बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। अनजाने में ही उसको पखाना हो जाता है, पेशाब निकल सकता है, जहाँ पखाना और पेशाब बंद भी हो सकता है। समूची देह में ठंडा पसीना होता है, चेहरा विकृत दिखाई देता है, जीभ में, होंठ पर मैल, सोर्स जमा हो जाते हैं, गर्दन की पेशियां खिंची हुई होती हैं और कड़ी हो जाती। गर्दन खिंची रहना या कड़ी हो जाना और या फिर पैरालिसिस, ये इसका एक प्रधान लक्षण है। इसके अंदर, सिंपल मेनिंजाइटिस के अंदर नाड़ी जो है पहले कड़ी और तेज होती है, कभी कभी धीमी असमान हो जाती है। इतना होने पर भी वो सविराम या इंटरमिटेंट पल्स ही होती है। इस तीसरी अवस्था के अंदर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु से पहले उसका ज्वार एकाएक बहुत ज़्यादा हो जाता है, 104 106 डिग्री तक, और फिर एकाएक उतर भी जाता है, 99 98 तक भी पहुंच जाता है। नाड़ी सूत की तरह पतली हो जाती है, महीन होती है, शरीर ठंडा हो जाता है, और इसके बाद में उसकी मृत्यु हो सकती है। इस बीमारी में बीच बीच में रोगी कुछ स्वस्थ होता है, दिखाई मालूम होता है। इससे मालूम होता है कि शायद वह आरोग्य हो गया हो, और पहले की तरह फिर उसके उपसर्ग बढ़ने लग जाते हैं, स्टूपर शुरू हो जाता है, पैरालिसिस हो सकता है, आंखों की पुतली डायलेट फैल जाती है, और बहुत ही ऊंचा बुखार हो जाता है। ये 4 जो लक्षण बताए गए हैं, इसके बाद में उसकी फिर मृत्यु हो सकती है। मेनिंजाइटिस के प्रोग्नोसिस क्या है? भावी फल जिसे कहते हैं। ये रोग प्राय आरोग्य ही रहता है। अगर बीमारी का आक्रमण धीरे धीरे होता है तो इलाज हो सकता है, और एकाएक आक्रमण हो जाने पर कुछ आशा कम ही होती है। इसका द प्रोग्नोसिस इज अबाउट होपलेस, या निराशाजनक, अभी तक ज़्यादा ही रहता है। मेनिंजाइटिस की चिकित्सा और उसके पाथे, रोगी का माथा एकदम उसका क्लीन शेव कर देना चाहिए। उसके केस या तो छोटे छोटे करवा दें। गर्दन पर अगर वो घर में है तो उसको ठंडे पानी की धारा या आइस बैग का प्रयोग कर सकते हैं। रोगी अगर कुछ छटपटाए तो माथे के पीछे गर्दन पर प्लस्तर देने से भी उसकी तकलीफ कुछ घट सकती है। बर्फ अगर मिले तो रोगी को बर्फ का टुकड़ा चूसने के लिए बर्फ का पानी भी पीने को दे सकते हैं। बेदाना, अंगूर, संतरा, इनके फलों का रस, छेने का पानी, ग्लूकोज दे सकते हैं। रोगी को एक कमरे में ही रखना चाहिए, उसकी आंखों में अधिक रोशनी ना लगे, अधिक उसको शोर ना सुनाई दे, कमरे में हवा आती जाती रहे,
रोगी के माथे पर तकिया रख सकते हैं। तकिया कुछ ऊंचा करके रखें। बीच बीच में उसको एनीमा या लेट्रिन वगैरह साफ करने के लिए भी चेष्टा करें। अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो 2 ड्राम ग्लिसरीन की पिचकारी लगा सकते हैं मलद्वार के रेक्टम के अंदर, तो बड़े सहज से ही उसको थोड़ा थोड़ा मल निकल सकता है। अगर ग्लिसरीन के साथ में साबुन का पानी का एनीमा दे सकते हैं, गर्म पानी का एनीमा दे सकते हैं, तेल का एनीमा दे सकते हैं। मलद्वार में पिचकारी देने पर प्राय 8-10 मिनट के अंदर उंगली से मलद्वार को दबाने पर लैट्रिन हो सकती है। अगर ग्लिसरीन के कारण भी वो उसका मल नहीं निकलता है तो कई बार साबुन का छोटा सा टुकड़ा काट कर भी मलद्वार में रखें और 10-15 मिनट के अंदर भी उसको इससे निजात मिल सकती है। ग्लिसरीन अगर ना भी मिले तो आप घी भी लगा सकते हैं, शहद भी लगा सकते हैं, इससे लुब्रिकेशन हो जाएगा। मेनिंजाइटिस की होम्योपैथिक दवाएं साधारणतः हम लोग एकोनाइट इसमें देते हैं, एमोनियम कार्ब, एपिस, बेलाडोना, ब्राइनिया, एसिड कार्बोलिक, सिक्यूटा, सिमिसिफुगा, रोटेलस, उप्रमैट, ग्लोनाइन, आयोसियामस, एलिबोरस, आलिब्रोम, लेक्निंथस, प्लम्बम, स्ट्रेमोनियम, सल्फर, व्रेटमविरिड, जिंक आदि मेडिसिन इसमें दे सकते हैं। सिमिसिफ्लुगा इसके अंदर लो पोटेंसी के अंदर ही कारगर होगी, मदर टिंचर 3x वगैरह, जो 6 से 10 बूंदें हर आधे घंटे में भी दी जा सकती है। इस बीमारी की जो और भी दवाएं हैं उसके अंदर जिंकम ब्रोम, जिंक सल्फ, जिंक मैट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, इन 4 दवाओं को भी ऊंचा स्थान मिलता है। हाइड्रोसेफेलस जो मेनिंजाइटिस है उसके अंदर एकोनाइट, एपिस, एपोसाइनम, एंटिमटार्ड, आर्सेनिक, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया फॉस, ग्लोनाइन, एलिबोरस, आयोसियामस, लाइकोपोडियम, साइलिशिया, कैमोमिला, सल्फर, जिंक सल्फ, जिंक ब्रोम और एट्रोपिन सल्फ दे सकते हैं। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर एपिसमेल, कैलकेरिया आयोड, सिक्यूटा, आयोडियन, हाइडोफॉग, लाइकोपोडियम। मस्तिष्क के लक्षणों के आधार पर हम लोग बेलाडोना दे सकते हैं, आयोसियामस दे सकते हैं, ब्राइनिया, ओपियम, उप्रम, जिंक आदि दे सकते हैं। मैं कुछ मेडिसिन को विस्तार में भी बताने की कोशिश करता हूँ। एकोनाइट जैसे बहुत ज़्यादा धूप लग जाए, लू लगने के बाद में अगर ये बीमारी हो, प्रथम अवस्था के अंदर हो, एक्यूट हो, बहुत ज़्यादा इसमें बेचैनी हो, प्यास लग रही हो, फियर ऑफ डेथ हो, उस पर ये एकोनाइट कार्य करेगी। एपिस के अंदर जब ज्ञान लोप हो जाता है, एपैथी हो जाती है, स्टूपर हो जाता है, माथा तकिए में या ऊपर वो इधर उधर करता है, बेहोश रह सकता है और एक जोर से चिल्ला भी सकता है। रात में उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, शरीर की किसी एक पेशी में खिंचान हो सकता है, पूरे शरीर में भी खिंचान हो सकता है, शरीर एक और खींच सकता है, जीभ लाल सूखी होती है, कांपती है, जीभ में छाले हो सकते हैं और प्यास नहीं लगती। आर्निका और सिक्यूटा जो है वो दोनों ही माथे की चोट के बाद में अगर मेनिंजाइटिस है तो ये कार्य करती। इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है,
निगलने में तकलीफ हो सकती है। शरीर के ऊपर हाथ रखने से फिट आ सकते हैं। बेलाडोना जो साधारणतः मेनिंजाइटिस के लिए है, इस बीमारी के अंदर जो मेनिंजाइटिस है उसमें सिर पीछे की ओर खिंचा रहता है, पीछे की ओर तना रहता है, रोशनी को वो सहन नहीं कर सकता। पहले उसमें रक्त संचय होता है, कंजेशन होता है, फिर खींचन होता है, कन्वल्जन होता है, और ये बीमारी आरंभ हो जाती है और ये बहुत तेजी से बढ़ती है। छोटी माता के बाद में या अरक्त ज्वार के बाद में भी ये बीमारी हो सकती है। सर्दी गर्मी होकर भी ये बीमारी हो सकती है। राइनिया जो है, बेलाडोना के बाद में व्यवहार करना चाहिए। हिलने डुलने पर अगर तकलीफ बढ़ती हो, इसकी वजह से रोगी स्थिर भाव से चुपचाप पड़ा रहता है, थोड़ा प्रलाप करता है, ध्यान की कमी हो जाती है, मुंह हमेशा हिलता रहता है मानो कुछ चबा रहा हो, होंठ सूखे हो जाते हैं, बहुत प्यास रहती है। इमिसी फुगा है, ये मोस्टली हम लोग लो पोटेंसी में ही देते हैं, मदर टिंचर 3x 6x में। इसकी मात्रा जो है प्रति आधे आधे घंटे में भी दे सकते हैं। इस बीमारी की तेजी से कुछ घटने पर मेडिटेरेनियम 200 इसके साथ में या उससे भी ऊंची शक्ति के अंदर हर 4-5 घंटे के बाद में दे सकते हैं। इस मेरोडिनियम की एक मात्रा के बाद में उसके 5-6 घंटे के बाद में हम लोग लाइकोपोडियम 200 की 1 या 2 खुराक भी दे सकते हैं। आंखें लाल रहने पर लाइको के बदले बेलाडोना की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सिमिसिफुगा जो है seems to expect a marked action on the spinal nerve, especially at the other parts of the cord, with symptoms of meningin irritation, inflammation, muscular spasm. It is useful in delirium, excessive restlessness, twitching of tendons, and sudden starting up. Headache in simicifuga affect the base of the occipital. They begin at that point. Sometimes the pain shoots from the occiput up to the vertex or down to the spine. Stiffness of the muscles of the neck with distress on the moving of the head. अर्थात सिमिसिफुगा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड के जो नर्व्स हैं उसके अंदर ये बहुत अच्छा कार्य करती है। खासकर जब मस्तिष्क के अंदर इन्फ्लामेशन है, प्रदाह है, उसकी मांसपेशियां अपेक्ष हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, ऐंठन हो जाती है, एकाएक चौंक पड़ता है, प्रलाप के अंदर उसको लाभदायक है। इसके बाद में जब मस्तिष्क के अंदर ऑसिपिटल है, तल पेश पर है, उस पर सिर दर्द का आक्रमण होता है, उसी स्थान के अंदर से ये आरंभ होता है। कभी कभी दर्द मस्तिष्क के दूसरे शिखर तक भी चल जाता है या वर्टेक्स तक भी चला जाता है। फिर यह स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, मेरुदंड की तरफ भी आघात कर सकता है। गर्दन में जो मांसपेशियां हैं उनमें कड़ापन हो जाता है, सिर हिलाने डुलाने के अंदर ये तकलीफ होती है। ये सारे जो कथन हैं डॉक्टर हेम्पेल के हैं। रूपम मैट है, ये किसी भी प्रकार के जब इरप्शंस सुप्रेस हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसके बाद में अगर मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, प्रबल खींचन हो, आंखों की पुतली के अंदर चक्कर आ जाता हो, मुट्ठी बांध लेता हो, लिंचिंग ऑफ द हैंड, पीठ में रीढ़ के अंदर ये दर्द होती है, वो स्पर्श सहन नहीं कर सकता, तो गुप्रम मैट को याद किया जा सकता है। हेलीपोरस है, इसके अंदर माथे के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। एक्यूट केस के अंदर एकदम बेहोशी हो सकती है। बोरिंग ऑफ द हेड इनटू द पिलो, तकिए के अंदर वो माथा घुसाए रखता है, बेहोश पड़ा रहता है, एकाएक चिल्ला जाता है, हाइड्रोसिफलिक क्राई जिसे कहते हैं। बेहोशी सा पड़ा रहकर एकाएक चिल्लाने को, या कपाल के अंदर मांस का सिकुड़ जाना, आंखें बैठ जाती हैं, टकटकी लगाकर देखता है, आंखों की पतली ऊपर की ओर घूम जाती है, बेहोशी की तरह पड़ा रहता है, मुंह को हिलाया करता है मानो कुछ चबा रहा हो,
एक बार हाथ, एक बार पैर, इस तरह से हिलाता है। ऑटोमेटिक होता है, ये सारा ऑटोमेटिक मोशंस कहलाता है। पेशाब घट सकता है, पेशाब इसमें बंद भी हो सकता है। तेज खींचन होती है, कन्वर्जन होता है, बेहोशी की तरह पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन पानी देने पर आग्रह करने के साथ में कुछ पी लेता है। इसके अंदर हार्ट की जो नाड़ी है वो क्षीण हो जाती है, इसमें गड़बड़ हो जाती है, सविराम हो जाती है, इंटरमिटेंट होती है, बदन ठंडा हो जाता है। हाइपेरिकम अगर चोट लगने के बाद में ये बीमारी पैदा हो रही है, जैसा कि पहले भी बताया था कि आर्निका के अंदर भी, सिक्यूटा के अंदर भी चोट लगने के बाद में मेनिंजाइटिस में ये कार्य करता है। लेकेसिस के अंदर पैलेट होने के बाद में ये लाभ करती है। पहले माथे की जो मूर्छा है, जिसमें भयानक दर्द होता है, इसके बाद में दर्द समूचे माथे में फैल जाता है। रस्तों जब कड़ी चीजें ऊपर माथा रखने पर आराम मालूम होता है। सल्फर के अंदर ही प्राय बीमारी दूसरी अवस्था में यह लाभदायक है, सेकंड स्टेज के अंदर। इस अवस्था में डिजिटेलिस हेलिबोरिस भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। जिनका मैट जब माथे के बेस के अंदर, तलदेश के अंदर कुछ गर्मी मालूम होती है, डर जाने की तरह रह रहकर वो चिल्लाकर जाग उठता है, लगातार पैर हिलाता है, उसके अंग जो हैं वो कांपते हैं, हिल उठते हैं, कन्वर्जन होता है, खींचन होती है। लाभ ना होने पर, जिंक मैट के अंदर लाभ ना होने पर जिंक आयोडीन भी दे सकते हैं। सिक्यूटा जो है ये ट्यूबरकुलर और बेसिलर मेनिंजाइटिस के अंदर जब बेहोश रहता है, चेहरे और मांसपेशियां के अंदर ट्वीचिंग होती है, गर्दन कड़ी रहती है, माथा पीछे की ओर टेढ़ा हो जाता है, तकिए में माथा घुसा लेता है, बोरिंग ऑफ द हेड इन पिलो, एकाएक शरीर में बिजली की तरह लहर उठती है और कन्वल्सन खींचन आरंभ हो जाता है। आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, पसीना आता है। ओपियम के अंदर बीमारी की अंतिम अवस्था में बच्चा बिल्कुल बेहोश हो जाता है, कोमा में भी जा सकता है, आंखें अंध मुंदी रहती हैं, समूचा शरीर ठंडा है, केवल मुंह ही गर्म रहता है, गला गड़गड़ किया करता है, पसीना होता है, कभी कभी मांसपेशियां रह रहकर हिल उठती हैं, ट्वीचिंग होती है उनमें। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा इसमें सीवियर हो जाता है। इसके अलावा हम लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम मर्क्यूरियस, आर्निका, लाइकोपोडियम, साइलेशिया, गर्मी की वजह से अगर बीमारी है तो काली आयोड वगैरह दवाएं लाभदायक देती हैं। मेनिंजाइटिस के अंदर हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को भी के आधार पर भी दवा चुन सकते हैं। इस दवा से अगर प्रयोग किया जाए तो सबसे अधिक और स्थायी लाभ मिलता है। इस बीमारी का लाभदायक बनाने के लिए कैलकेरिया कार, सल्फर, आयोडियम, ये 3 दवाएं खासकर समझनी चाहिए, तो कभी कभी इनसे बहुत अच्छा लाभ होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के अंदर कैलकेरिया कार के अंदर बच्चे का रंग फेयर होता है, भूरे रंग का होता है, मोटा, थुलथुला, चलना फिरना उससे जल्दी नहीं सीख पाता है, माइलस्टोन, उसके जो अर्ली माइलस्टोन है वो डिले होते हैं, सहज में ही पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है, गर्दन में भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, विशेषकर उसके माथे में भी पसीना होता है, पैर ठंडे रहते हैं, गाल में और गले के अंदर गांठें होती हैं, खाना जल्दी हजम नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ऑफ सल्फर, उसमें शरीर के अंदर चर्म रोग होता है या उसके बाद में उसके कई उद्भेद हैं, अगर सुप्रेस हो जाएं, चर्म रोग के अंदर जब बाहरी दे दवाइयाँ लगाते हैं, एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स वगैरह लगती हैं, उससे जब आराम आ जाता है, उसके बाद में अगर उसका साइड इफेक्ट्स अगर मस्तिष्क पर पड़ जाए, मस्तिष्क के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, बच्चे के मुंह के भीतर लाली होती है,
जख्म हो जाते हैं, उसको कब्जियत की भी रहती है कॉन्स्टिट्यूशन। हाथ पैर माथे में आग की तरह गर्म रहता है, शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, इसी वजह से वो शरीर पर कपड़ा भी नहीं रख पाता। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ऑफ आयोडियम, सिर्फ इसके अकेले व्यवहार ना होने से लक्षण के भेद के अनुसार कैलकेरिया आयोड भी दे सकते हैं, आर्सेनिक आयोड का व्यवहार कर सकते हैं। आर्सेनिक आयोड के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, कमजोर, मस्तिष्क उत्तेजना, विशेषकर दबले पुतले पतले व्यक्ति के अंदर, सूखे बीमार बच्चों में जिनकी गर्दन के चारों ओर बड़ी बड़ी गांठें हों, ग्लैंड्स बढ़े हुए हों, ये उन बीमारियों में अंदर अधिक लाभदायक है। जो कैलकेरिया आयोड है वह भी कैलकेरिया की धातु की तरह ही और आयोडीन की गांठों की तरह ही लक्षण दिखाई देते हैं और इसका व्यवहार करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने मेनिंजाइटिस के कारण, उसके उपभेद, उसके प्रकार बताने की कोशिश करी है, उसके सिम्टम्स किस तरह से हैं, उसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन कारगर हैं, इन सब के बारे में बताया है। फिर भी आप किसी योग्य चिकित्सक की सलाह से ही अपने सिम्टम्स के अनुसार दवा करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, मैं डॉक्टर JS रंधावा, होम्योपैथिक डॉक्टर, जयपुर से। इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अंदर उसके लक्षण, उसके कारण और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को एक्यूट हाइड्रोसेफलस मेनिंजाइटिस भी कह सकते हैं, इसे बैसिलरी मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। इसमें मस्तिष्क क्या है, जो झिल्ली है, जो आवरण है या मेम्ब्रेन जिसे कहें, उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वह ट्यूबरकुलर के कारण होता है। ये ट्यूबरकुलर डिपॉजिट्स हैं जिन्हें गुटिका भी कहते हैं, ये मस्तिष्क की जड़ में हैं। फिर वहाँ से ये मस्तिष्क के ऊपर आ जाता है, फिर मस्तिष्क के चारों तरफ फैल जाता है। ये जो ट्यूबरकुलर है ये छोटी छोटी सी मेम्ब्रेन के अंदर रोटियां की तरह होता है, इसमें भीतर थोड़ा थोड़ा सा पानी भी इकट्ठा होता है। ये बीमारी ज़्यादातर 2 से 6 वर्ष के बच्चों के अंदर, खासकर खासकर जो गरीब बच्चे हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होती है। और रक्त ज्वार के अंदर, छोटी माता के बाद में, चेचक के बाद में, वूपिंग कफ के बाद में बच्चों के अंदर, या माथे पर अगर चोट लग जाए, सिर पर चोट लग जाए, या कोई और दूसरी चोट के कारण मानसिक उत्तेजना हो, बच्चों के अंदर हैजा, कॉलरा के बाद में प्राय ये ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाता है। ये जो रोग के आक्रमण की जो पूर्व अवस्था है, इसके अंदर बच्चे का शरीर क्रमशः दुबला होता जाता है, मिजाज चिड़चिड़ा होता जाता है, उसको खेलने की इच्छा नहीं रहती, शरीर का जो रंग है वो बदल जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, उसे दस्त साफ नहीं होते, अंगों के अंदर उसको पतले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की जो पहली स्टेज है, इसे स्टेज ऑफ इरिटेशन कहते हैं। उत्तेजक अवस्था के अंदर, जैसे कि पहले 2-3 सप्ताह बीत जाते हैं, उसके बाद में बुखार होता है, सिर दर्द होता है, खींचन होती है, कन्वल्जन्स होते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया की प्रवृत्ति होती है। वामन तो होता है इस बीमारी का जो प्रधान लक्षण है, पेट भरा रहे या खाली रहे, मिचली ना रहने पर भी कै होती रहती है, कपाल में दर्द होता है, इसी वजह से बच्चा बेचैन रहता है। अगर बच्चे की उम्र बहुत ज़्यादा रहती है तो वो सिर को दबाकर पकड़ता है, डर जाता है, रह रहकर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, रोता है, हाइड्रोसिफ्लिक क्राई कहते हैं इसे। वो बहुत ज़्यादा रोता है इसमें। ज्वर पहले कम रहता है पर फिर 102 103 डिग्री तक भी हो सकता है।
इसमें नाड़ी मोटी, तेज, अनियमित होती है। बच्चे को नींद में सोना चाहता है पर सो नहीं सकता, केवल तकिए के अंदर सिर हिलाता है। इस अवस्था की स्टेज ऑफ इरिटेशन के अंदर स्टेज ऑफ डिप्रेशन आता है। दूसरी स्टेज को स्टेज ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब सात बारक जिसे कहते हैं, ये कम से कम 7 से 10 दिन के अंदर रहता है। ये ड्यू टू इफ्यूजन ऑफ एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इफ्यूजन एट द वेंट्रिकल्स। मस्तिष्क के तलदेश और मस्तिष्क के कोशों के अंदर जब रस बहुत ज़्यादा इफ्यूजन हो जाता है उसके कारण होता है। वामन होना बंद हो जाता है, उसका ज्ञान घट जाता है और लाभ भी थोड़ा लगता है। वो कभी कभी चिल्लाता है, हाइड्रोसेप्टिक क्राइसिस में थोड़ा हो जाता है। पखाना बंद हो सकता है, पेट में खिंचाव आ सकता है, रिट्रैक्टेड होता है। ओट शेप के अंदर नाव की तरह का पेट का आकार हो जाता है। बुखार बहुत कम रहता है या नॉर्मल भी वो हो जाता है। इसमें नाड़ी कोमल होती है, असमान रहती है। गर्दन में खिंचाव रहता है, पीठ में भी खिंचाव रहता है। रोगी पीछे की तरफ टेढ़ा हो जाता है। गर्दन में इतना दर्द होता है कि वह स्पर्श सहन नहीं कर सकता। आंखों की पुतलियां फैली रहती हैं, दांत आपस में वो रगड़ता है। आंखें अंध मूंदी रहती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है नर्व्स के अंदर। ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है, कोई पदार्थ निगल नहीं सकता है। अनजान में ही उसको पखाना हो सकता है, अनजाने के अंदर ही वो पेशाब भी उसका निकल सकता है। लैट्रिन पखाना के अंदर वो बहुत चिकना लेसदार होता है, बदबूदार होता है। होंठ के अंदर छाले हो सकते हैं, मुंह में जीभ में भी छाले हो सकते हैं। पेशाब कम हो जाता है। पेट के अंदर कुछ स्किन की प्रॉब्लम से उद्भेद भी शुरू हो जाते हैं, जिसे ब्लैची रिथमा भी कहते हैं। इस अवस्था जो स्टेज ऑफ डिप्रेशन है, इसके बाद में फिर थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है। थर्ड स्टेज को स्टेज ऑफ पैरालिसिस कहते हैं, जो पक्षाघात वाली होती है। इस तरह की बीमारी में ये अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में सभी लक्षण बढ़ जाते हैं और वो उग्र रूप धारण कर लेते हैं। बुखार इसमें फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। नाड़ी भी बहुत तेज चलती है, क्षीण हो जाती है, सविराम रहती है, इंटरमिटेंट कहते हैं जिसे। आप बढ़ने के कारण रोगी का एकदम अज्ञान लोप हो जाता है। गर्दन में, पीठ में, जबड़े में, शरीर में भी अकड़न शुरू हो जाती है। किसी भी अंग के अंदर या बहुत सारे अंगों के अंदर पैरालिसिस, पक्षाघात शुरू हो जाता है। आंखों के भीतर सफ़ेद अंश ज़्यादातर दिखाई देता है, कभी कभी वो लाल हो जाती हैं। नाड़ी सूत की तरह पतली हो जाती है। पर इसके अंदर बुखार 96, 94 डिग्री तक भी उतर जाता है, या फिर 108, 110 डिग्री तक भी बढ़ जाता है। अंत में उसके सांस बंद हो सकते हैं, खिंचान के कारण, कन्वल्जन्स के कारण। से हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट फेल हो जाता है और वो कोमा के अंदर जाकर मर भी सकता है। इसका भोग काल करीब करीब 10 से 30 दिन तक रहता है। पहले सिर में बहुत तेज दर्द है, इसमें वामन होती है, तय हो सकती है, कब्जी होती है। उसके बाद में पेट के अंदर कन्वल्जन होता है, गर्दन कड़ी होती है, खींचन होती है, चेहरे का पैरालिसिस हो सकता है। ये मेनिंजाइटिस के प्रधान लक्षण हैं। मेनिंजाइटिस के अंदर जवान मनुष्य में ये अधिक होती है, तो इसकी गति बहुत तेज हो जाती है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसेफलाइसिस मेनिंजाइटिस मोस्टली बच्चों के अंदर होती है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर इसकी गति थोड़ी धीरे होती है, दुबलापन होता है, कब्ज रह सकती है, हल्का प्रलाप होता है। कई लक्षणों के साथ माथा पहले की बीमारी ज़्यादा होती है इसमें। बच्चे को इसमें हैजे के साथ में हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है और ये सब लक्षण इसमें दिखाई देते हैं।
ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर जो होम्योपैथिक दवाएं दी जाती हैं के अंदर एपिस्मेल, कैलकेरिया आयोड, सिक्यूटा, आयोडिन, हाइड्रोफोर और लाइकोपोडियम प्रमुख दवाएं हैं। एपिस के अंदर एपैथी होती है, स्टूपर हो जाता है, इसमें ज्ञान का लोप हो जाता है, या माथा तकिए के ऊपर इधर उधर किया जाता है, करता रहता है, बेहोश रहता है, एकाएक रोगी चिल्लाता है, रात में बेचैनी उसकी बढ़ जाती है, शरीर में किसी एक पेशी में खिंचान होता है या पूरे शरीर के अंदर भी खिंचान हो सकता है। शरीर का खिंचान एक और भी हो सकता है, इसमें जीभ लाल होती है, सूखी होती है, कांपती है, जीभ में छाले हो सकते हैं, प्यास नहीं लगती, शरीर में डंक मारने जैसी चुभन हो सकती है। आयोडीन या आयोडाइड जो मेडिसिन है वह सिर्फ इसके अकेले व्यवहार ना होने के कारण इसके जो अलग मेडिसिन हैं जैसे आर्सेनिक आयोडियम है और कैलकेरिया आयोड है उसके अंदर ये ज़्यादा विस्तार से बताई गई है। कैलकेरिया आयोडियम में बहुत बेचैनी है, कमज़ोर शरीर होता है, इसके अंदर जो उत्तेजना है विशेषकर वो दुबले पतले व्यक्ति के अंदर होती है। सूखी बीमारी ये मोस्टली ये बच्चों में होती है, जिसकी गर्दन के चारों ओर कड़ी कड़ी गांठें ग्लैंड हो जाते हैं, उनमें ये बीमारी के अंदर बहुत अधिक लाभदायक होती है। कैलकेरिया आयोड है, ये कैलकेरिया ही धातु और आयोडीन धातु दोनों की जब तरह मिलान के कारण जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें गांठें हो सकती हैं और उसके अंदर ग्लैंड्स के फूले हुए होते हैं, तो कैलकेरिया आयोड दे सकते हैं। सिक्यूटा है, इसके अंदर बदन ठंडा रहता है, आंखों के जो प्यूपल हैं वो फैले हुए होते हैं, सुन्न हो जाती है बॉडी, मुंह की पेशियों में अकड़न होती है, आंखों की पेशियों में अकड़न होती है, इसमें दांती लग जाती है, मतलब वो मुंह को भींच लेता है, माथे के पीछे के भाग में तेज दर्द होता है, हिचकी आती है, टेटनस की तरह माथे के गर्दन का पिछला हिस्सा टेढ़ा हो सकता है, धनुष्कार हो सकता है, मुंह से बोली नहीं निकलती, कान से वो सुन नहीं सकता, कलेजे की पेशियों में अकड़न होती है, मुर्दे की तरह वो अब पड़ा रहता है, जरा से भी छूने पर बहुत तेज दर्द रहने होता है या टॉनिक स्पाज्म हो जाता है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर जो मैंने मेडिसिन बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही लें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, मैं डॉक्टर JS रंधावा, होम्योपैथिक चिकित्सक। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, उसके क्या कारण हैं, उसके अंदर किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या क्या होम्योपैथिक दवाएं इसके अंदर कारगर हैं। सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस को सेरिब्रोस्पाइनल फीवर, सेरिब्रोस्पाइनल टाइफस भी कहते हैं। ये भी एक इन्फ्लामेटरी है मेम्ब्रेन्स का। इसके अंदर भी रोगी के जीवन की आशा थोड़ी कम ही रहती है। सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस एक एपिडेमिक बीमारी है। स्पाइनल मेनिंजाइटिस उस तरह से इतना नहीं फैलता। इस रोग के क्या लक्षण है? ये आक्रमण एकाएक ही होता है। आक्रमण के पहले बहुत कम शीत होती है, शिवरिंग होती है, रोगी अज्ञान हो जाता है, सिर में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी छटपटाता रहता है, उसके बाद में उसको बुखार होता है। आंखों की पुतली जो प्यूपल है इसके अंदर सिकुड़ जाती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। दो एक दिन के अंदर सिर दर्द, सिर की गर्दन के पिछले हिस्से के भाग में दर्द, गर्दन से पीठ के अंदर और पीठ से फिर ये ऊपर ब्रेन के अंदर ये दर्द शुरू हो जाता है। जब ये दर्द सिर से पीठ की तरफ होता है
उसकी वजह से वो इसको पीछे की तरफ लटकाने की कोशिश करता है। इसमें जो मसल्स हैं उसके अंदर स्पाज्म हो जाता है, या उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होती है और वो पीछे की तरफ झूल जाता है। 3-4 दिनों के अंदर ही वो धनुष्टाकार हो जाता है। टेटनस बीमारी की तरह वो पीछे की तरफ वो हो सकता है। इसमें इतनी ज़्यादा अकड़न हो जाती है, रोगी को एक सख्त तख्ते की तरह वो हो जाता है। पैर और उसके सिर के भरोसे वो सोया रहता है। श्वास के अंदर स्पाज्म हो जाता है, सांस लेने में फिर बहुत तकलीफ होती है। त्वचा को छूने पर अर्थात शरीर पर हाथ लगाने पर इसे बहुत तेज दर्द होता है। इस कारण से रोगी तड़फ पड़ता है, भयानक सिर दर्द रहता है। शीघ्र ही वो डेलीरियम में चला जाता है, प्रलाप करता है, बुदबुदाता रहता है। इसके बाद एकाएक बेहोश हो जाता है, कोमा में जा सकता है। कभी कभी हेमीप्लेजिया हो जाता है, कभी कभी पैराप्लेजिया भी हो सकता है। निम्न अंगों का पक्षाघात भी हो सकता है। रोगी की आंखें भी नहीं खुलती, उसे दिखाई भी कम देना शुरू हो जाता है। कानों से भी वो सुन नहीं सकता, ना थोड़ा सुनता है। भूख उसे नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। फिर कब्जी होनी शुरू हो जाती है। पेशाब थोड़ा होता है, होता भी है तो उसमें एल्ब्यूमिन आता है। स्प्लीन बढ़ जाती है। कभी कभी उसे वामन कैय हो जाता है। जब ये दाहिनी आंख के अंदर इसका इन्फ्लामेशन हो तो दाहिनी आंख सड़कर नष्ट हो जाती है। इसके अंदर ग्लैंड्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, प्लूरेसी हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, और बच्चों के अंदर ये हाइड्रोसिफिलिस भी होता है। इसके क्या भावी फल हैं, प्रोग्नोसिस क्या है सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस का? इसमें बच्चे की मृत्यु की संख्या बहुत ज़्यादा है। एपिडेमिक जैसे मैंने पहले भी बताया, उसमें आक्रमण में मृत्यु बहुत अधिक होती है। सैकड़ों में प्राय 80 रोगी इसमें अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, या कई महीनों बाद में उसका फिर पैरालिसिस ठीक होता है। गूंगा हो सकता है, और इलाज होने के बाद में कई कई दिनों बाद में वो धीरे धीरे बोलने भी लग सकता है। कई जीवन भर गूंगे भी रह सकते हैं। यदि 5 या 7 दिनों के भीतर सिर दर्द, वामन, बुखार के अंदर गर्दन गर्दन के साथ में पीठ के अंदर कड़ापन भाव जब धीरे धीरे घट जाए तो रोगी प्राय आरोग्य हो जाता है। तो ये हल्की बीमारी कहलाती है। लेकिन अगर ये सीवियर हो जाए, कड़ी हो जाए, तो रोगी टाइफाइड की तरह उस अवस्था में आ जाता है। कब्ज होती है या पतले दस्त हो सकते हैं। बेचैनी बढ़ जाती है, नाड़ी तेज हो जाती है। स्ट्रिंचर के अंदर पक्षाघात हो जाता है। एकाएक तेज बुखार हो सकता है, बदहवास हो सकता है, या एकाएक उसे ठंड लग सकती है, या फिर उसका तापमान बढ़ भी सकता है। यहाँ रोगी अक्सर डेथ फ्रॉम एस्फेक्सिया, या मतलब सांस लेने से या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के हम लोग कुछ भेद भी कर सकते हैं, या उससे हम लोग इसे अलग कर सकते हैं। जैसे सेरेब्रोस्पाइनल अगर ज्वर है तो ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। गर्दन और पीठ की पेशियां इसमें कड़ी हो जाती हैं। आंतों के अंदर रक्तस्राव हो सकता है, अतिसार नहीं रहता। इसमें जीभ सब साफ रहती है, तर रहती है। दांतों के ऊपर जो सोर्स हैं वो इकट्ठा नहीं होते। तापमान भी इसमें अधिक नहीं बढ़ता। सिर में बहुत दर्द रहता है। ज़्यादा प्रलाप में बकता है तो 1-2 दिनों में उसकी मृत्यु हो सकती है। स्पर्श से उसकी चेतना में अधिक वृद्धि होती है। वो टच नहीं कर सकता है, और अगर कोई उसे टच करता है तो उसे बहुत असहनीय होता है। आंखों की पुतली इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ी रहती हैं। पक्षाघात हो जाता है। एपिडेमिक के कारण बहुत देर तक उसे वामन होता है, और इसमें मृत्यु की संख्या 80 से 90% रहती है। टाइफाइड से इसे कैसे
डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके उपसर्ग धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसमें पेशियां शिथिल हो जाती हैं, प्रलाप होता है, रक्तस्राव होता है, कब्ज होती है, पतले दस्त हो सकते हैं। इसमें जीभ सूखी रहती है। इसमें सोर्स होते हैं, दांतों के ऊपर मैल जमता है, तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। सिर दर्द इसमें अपेक्षाकृत कम रहता है और सिर पर भारीपन रहता है। आंखों की पुतलियां इसमें फैली हुई होती हैं और कितनी ही बार एक पुतली फैली होती है तो दूसरी चुपड़ी हुई होती है। इसमें वामन नहीं होता है। सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस को हम लोग टेटनस से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? टेटनस, जिसे धनुष्टाकार भी कहते हैं, इसके अंदर दांती लग जाती है। इसमें दांतों के अंदर खिंचाव आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। पहले की तरह जबड़ा इसमें अटक जाता है, मुंह वो खोल नहीं सकता। मुंह में, गर्दन में खिंचाव होता है। गर्दन काठ की तरह, लकड़ी की तरह कड़ी हो जाती है। मेनिंजाइटिस के अंदर दांती लगना या जबड़े का अकड़ना या गर्दन या पीठ का तख्ते की तरह कड़ापन नहीं रहता है। सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस की चिकित्सा किस तरह से कर सकते हैं? इसके पाथेय क्या क्या हैं? कुछ देर तक गर्म पानी में शरीर को डुबोकर रखने से, उसको कंबल से ओढ़ाने से, ऊनी वस्त्रों से ओढ़ाने से, जब उसको पसीना निकालने की चेष्टा कर, शरीर जब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो फिर से ऐसा ही करो। माथे पर, गर्दन पर आप आइस बैग भी रख सकते हैं अगर ज्वर ज़्यादा हो जाए। इसके अंदर दूध दे सकते हैं, सागू दे सकते हैं, बार्ली दे दें, छेने का पानी, बेदाना, संतरे का रस, मुर्गी का शोरबा दे सकते हैं। रोगी की पहली अवस्था के अंदर गर्दन के पिछले भाग पर प्लास्टर भी लगा सकते हैं। सिर में दर्द रखता है अगर है, भूल में जब पकता है, खींचन होती है, बेहोशी होती है, तो उस अवस्था के अंदर लाभ कम ही मिलता है। सेरेब्रोस्पाइनल के अंदर जो साधारणतः होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होती हैं, उसके अंदर एकोनाइट होती है, एमोनियम कार्ब है, एपिस है, वेलाडोना हो सकती है, ब्राइनिया, कार्बोलिक एसिड, सिक्यूटा, सिमिसिफुगा, क्रोटालस, कुप्रमैट, जेलसीनियम, लोनाइन, आयोस्काइमस, हेलिबोरस, कालीब्रोम, लेक्निंथस, प्लम्बम, स्ट्रेमोनियम, सल्फर, व्रेटमविर, जिंक, जिंक मेटलियम के अलावा जिंक आयोड भी दे सकते हैं। अगैरिकस दे सकते हैं। अगैरिकस के अंदर सिर में चक्कर आता है, औंधने भाव से पड़ा रहता है, माथे में जलन होती है, माथे में, आंखों में, आंखों की पुतलियों में भी दर्द होता है, समूचे शरीर में, बाएं घुटने में, हाथ में स्कैम्स आते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं, कूल्हे की हड्डी के अंदर तेज दर्द होता है, पेशियां में, मसल्स के अंदर ट्वीचिंग होती है, उनमें वो कांपती हैं, आंखों की पुतलियां और मुंह की पेशियों में भी ट्वीचिंग होती है, वो कांपने लगती हैं। समूचे शरीर के अंदर एकाएक बिजली की तरह दर्द होता है, जिसमें हाथ झूल पड़ता है, बेहोशी के साथ वॉमिटिंग हो सकती है, इसमें दृष्टि भी क्षीण हो सकती है, कान के अंदर झंझनाहट, टिनाइटिस हो सकता है, इंटरमिटेंट सविराम नाड़ी होती है, हाथ में पैरालिसिस हो सकता है, पैरों के अंदर भी पैरालिसिस हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स एगैरिकस के अंदर है। सिक्यूटा के अंदर, इसके अंदर बदन ठंडा पड़ा रहता है, आंखों की पुतली है वो फैल जाती है, सुन्न हो जाती है, मुंह की पेशियों के अंदर अकड़न होता है, आंख की पेशियों के अंदर अकड़न होता है,
इसमें दांती लग जाती है। माथे के पिछले भाग में तेज दर्द होता है। हिचकी आती है। धनुष्टाकार की तरह माथा गर्दन पिछले पीछे की ओर मुड़ जाता है। बोल नहीं सकता। कानों से सुन नहीं सकता। कलेजे की पेशियों के अंदर अकड़न हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ होती है। मुंह से झाग निकल सकता है। अंगों के अंदर कंपन होती है। रोगी कांपता है। मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। जरा सा छूने पर भी बहुत तेज दर्द होता है। क्रोनिक स्पाज्म हो जाता है। तो सिक्यूटा सोच सकते हैं। नक्स वोमिका के अंदर माथे के पीछे भयानक जब दर्द होता है, तेज खींचन होती है, स्पर्श से उसकी धड़ अकड़न बढ़ जाती है, तो नक्स वोमिका है। सिमिसिफ्यूगा के अंदर दिन के अंदर या रात के अंदर कभी कम, कभी बेहोशी, कभी क्लोनिक स्पाज्म, कभी टोनिक स्पाज्म होता है। माथे के दर्द के साथ में वॉमिटिंग आ सकती है या नोजिया रह सकता है। गर्दन के पिछले भाग में, पीठ में दर्द होता है। कन्वर्जन होता है, खिंचाव होता है। रोगी के छूने पर तकलीफ बढ़ जाती है। तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। इग्नीशिया के अंदर बेहोशी के साथ में उसको सांस की तकलीफ होती है। लगातार लंबी सांसें छोड़ता है। आहें भरता है। और दूसरे लक्ष्य प्रायः इसमें नक्स की तरह रहते हैं। इसमें खींचन थोड़ा कम होता है। कैनाबिस इंडिका, ये स्थिर दृष्टि इसमें रहती है। आंखों की पुतली इसमें भी डायलेट फैल जाती हैं। कमजोर नाड़ी होती है। सिर में चक्कर आता है। माथे के पिछले भाग में भयानक दर्द होता है। बेहोशी रहती है। सामने की ओर या धनुष की तरह वो टेढ़ा हो जाता है। शरीर इसमें ठंडा पड़ा रहता है। पसीना भी आता है तो वह लसदार रहता है। नाड़ी की गति असमान रहती है। लिस्टेरिया के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। रोशनी सहन नहीं कर सकता। आवाज वो सहन नहीं कर सकता। क्रोटलस, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाए, समूचे शरीर में जब खून की तरह दाग हो जाते हैं, खिंचाव होता है, इसके अंदर कै हो सकती है, बेहोशी की तरह हो जाता है, रोगी का जो खून है वो पॉइजनस हो जाता है, तो क्रोटलस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जेलसीनियम के अंदर वो डल पड़ा रहता है, में ड्रोजीनेस रहती है, डिजीनेस रहती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, पैरालिसिस के सब लक्षण दिखाई देते हैं। कानों से वो सुन नहीं सकता। सल्फर और सालेशिया भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करती है। लक्षण मिलने पर स्पाइनल मेनिंजाइटिस में ये दवाएं हम लोग दे सकते हैं। फाइजोस्टिग्मा के अंदर आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है, कब्जियत रहती है, पेट फूला रहता है, धनुष्टाकार की तरह वो खिंचान आता है, हार्ट बीट्स के अंदर रिदमा हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की क्रिया के अंदर गड़बड़ी हो जाती है। तो फाइजोस्टिग्मा के बारे में सोचें। स्पाइनल मेनिंजाइटिस या सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के अंदर जो जो भी लक्षण थे, जो जो भी उसके कारण और जो जो प्रयुक्त होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, उसके बारे में मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की है। फिर भी आप अपनी सिम्टम्स के हिसाब से किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही दवा लें। मेरे द्वारा केवल बताई गई दवाइयाँ आप अपने आप मत लें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर JS रंधावा, होम्योपैथिक चिकित्सक। इस वीडियो के अंदर हम लोग मेनिंजाइटिस का डाइट प्लान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेनिंजाइटिस क्या है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर बता दूं कि मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की
या स्पाइनल कोड, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर जब उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर जब सूजन आ जाती है, ये सूजन बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है, किसी वायरस के कारण भी हो सकती है, या किसी अन्य सूक्ष्म जीवनों के कारण भी संक्रमण हो सकता है। इसके अंदर कई बार चोट लगने के कारण भी इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, ब्लड पॉइजनिंग हो जाए उसके बाद में हो सकता है, एकाएक तेज बुखार होने के कारण भी हो सकता है। इसके अंदर तेज दर्द बुखार होता है, सिर दर्द होता है, गर्दन में जकड़न है, उल्टी होती है, और डेलीरियम, भ्रम पैदा होता रहता है। मेनिंजाइटिस के उपचार के साथ साथ हमें उचित डाइट के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, ताकि मरीज की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत हो सके और वो जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ मैं एक संतुलित और पौष्टिक डाइट प्लान के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह का नाश्ता है, उसके अंदर आप फ्रूट सलाद ले सकते हैं। ताजे फल जैसे सेब है, केला है, पपीता है, संतरा, अनार का सेवन कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट लें, जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ता अच्छा होगा। ओट मील दे सकते हैं। ओट मील, ओट्स को आप दूध के साथ में दें, पानी के अंदर पकाकर दे सकते हैं। इसमें शहद मिला सकते हैं, सूखे मेवे मिला सकते हैं, तुलसी की चाय दे सकते हैं, अदरक की चाय दे सकते हैं, या और तरह की हर्बल चाय दे सकते हैं जो संक्रमण को लड़ने में मददगार हो। दोपहर के भोजन के अंदर हमें हरे पत्तेदार सब्जियां दें, जिसमें पालक दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं, बथुआ दे सकते हैं, सरसों आदि का साग दे सकते हैं। इन सब्जियों के अंदर आयरन होता है, विटामिन भरपूर मात्रा में होती है। दालें दे सकते हैं, जिसमें मूंग दे सकते हैं, अरहर दे सकते हैं, मसूर दे सकते हैं। इनमें प्रोटीन होता है, आयरन होता है। ब्राउन राइस दे सकते हैं, होल मील ग्रेन का आटा दे सकते हैं, गेहूं की रोटी ले सकता है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकता है। शाम के नाश्ते के अंदर आप फ्रूट स्मूदीज ले सकते हैं। ताजे फलों को दही में मिला सकते हैं, दूध में मिला सकते हैं। नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट, काजू, चिया सीड्स खाएं। ये स्वस्थ फैट्स के लिए और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। हर्बल टी के अंदर कैमोमाइल या पिपरमेंट हर्बल टी ले सकते हैं। रात के खाने के अंदर आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं। हरी सब्जियों से बना हुआ सूप लें, जिसमें गाजर हो सकती है, मटर्स हैं मिला लें, बीन्स मिला लें, ब्रोकली मिला लें। इनका सूप बनाकर कम नमक डालकर आप उसे पेशेंट्स को दे सकते हैं। चिकन का सूप दे सकते हैं, मछली दे सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन दे दें, मछली दे दें। इसमें प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 की एसिड्स की भरपूर मात्रा होती है। सलाद के अंदर आप ताजे सलाद के अंदर खीरा दे दें, टमाटर, गाजर, चुकंदर, नींबू का रस मिलाकर दें। इसके अंदर भी आप साथ में ब्राउन राइस ले सकते हैं, मल्टीग्रेन या होल ग्रेन की रोटी ले सकते हैं। सोने से पहले आप गुनगुना दूध ले सकते हैं, हल्दी और शहद मिला सकते हैं। ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हल्दी वाला पानी पी सकते हैं, हल्दी के अंदर थोड़ा नींबू मिला सकते हैं, इसे गुनगुना पी सकते हैं। अतिरिक्त टिप्स के अंदर आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, ये शरीर को हाइड्रेट करता है, और जो पॉइजनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको बाहर निकालने में मदद करेगा। फाइबर्स ज़्यादा लें, ताकि इसके अंदर आपको कब्जियत ना रहे। फाइबर्स के अंदर आप कोई भी फल फ्रूट लेते हैं, उसके जूस की जगह उसको
छिलकों समेत खाने की कोशिश करें। विटामिन सी वाले फल हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि का सेवन अधिक करें। प्रोटीन के अंदर आप अंडे ले सकते हैं, मछली, चिकन, दालों का प्रोटीन अच्छा है। पर्याप्त मात्रा में आराम करें। मेनिंजाइटिस से ग्रसित व्यक्तियों को पर्याप्त आराम चाहिए, नींद भी उसे अवश्य चाहिए। इस डाइट प्लान को अपनाकर मेनिंजाइटिस के रोगियों के अंदर आप प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं और उसकी रिकवरी को तेज किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, एक होम्योपैथिक चिकित्सक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेनिंजाइटिस से हम लोग किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए आपको, जैसे वायरस है, जो बैक्टीरिया इसके कॉज हैं, उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये इन्फेक्शन आपको कफ से, स्नीजिंग से, किस करने से, या अपना टूथब्रश शेयर करने से, या एक ही बर्तन में खाने से, ये वायरस और बैक्टीरिया आप में फैल सकते हैं। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए आपको अपने हाथ बार बार धोने चाहिए, उन्हें साफ करना चाहिए। बच्चों को भी छूने से पहले आप अपने हाथ साफ करें, स्पेशली आफ्टर ईटिंग, आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स। पब्लिक प्लेसों को के अंदर जब आप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। अपने टूथब्रश हैं, अपने खाने के बर्तन हैं, अपनी लिपस्टिक्स हैं, अपने और भी इस तरह के जो तौलिए हैं, उनको किसी दूसरे के साथ में इस्तेमाल करने से बचें। अपना जो खाना है, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या ड्रिंक्स हैं, वो भी दूसरे के साथ शेयर करने से बचें। अपने मुंह को आप ढककर रखें, या जब भी आपको खांसी आए या छींकें आए तो अपने मुंह को ढकें। हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्दी डाइट चाहिए, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज चाहिए, रात को आराम करें, पूरी नींद लें। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे बहुत अच्छा पका हुआ खाना दें। वो फूड अवॉइड करें जो अनपास्चराइज्ड मिल्क वाले हों, जो कच्चे हों। अध कच्चा पका हुआ मीट हो, अध कच्चा पका हुआ फिश हो, एग्स हो, ये चीज़ें मत लें। इम्यूनाइजेशन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आजकल डॉक्टर्स इम्यूनाइजेशन के कुछ और निमोनिया के कुछ वैक्सीन्स भी उपलब्ध हैं, इन्हें मेनिंजाइटिस वैक्सीन्स भी कहते हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं। और इस तरह से आप मेनिंजाइटिस की प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसे बढ़ने से बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।